जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और समझिएगा, ये अगर चैप्टर को अगर समझ जा रहे हैं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से अंग्रेज़ जो है हमारे देश को गुलाम बनाया, कौन कौन से नीति वो लगाया और मेरे देश को क्या क्या गुलाम बनाया। वीडियो में बने रहिएगा तो मज़ा आएगा और इतिहास में आपको दिलचस्पी भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। ये क्लास 8 का है, अध्याय 2 है, भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। नाम से स्पष्ट है कि भारत में किस प्रकार से अंग्रेज जो था वो अपना राज्य को क्या किया, स्थापित किया। आइए तो समझते हैं। देखिए, इस अध्याय में हम इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी, आपको पता होगा कि अंग्रेज जो था व्यापार करने के लिए मेरे देश में आया था और आकर के यहाँ का क्या बन गया, शासक बन गया। ओके। और ये भी आपको पता होगा कि सबसे पहले पुर्तगाली ही यहाँ पे आया था। ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और अच्छी तरह से बस बने रहिए। 60 मिनट दीजिए हमको और आप अच्छा तरह से ना समझिएगा तो फिर कहिएगा। ठीक ना। इस अध्याय में हम इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ओके। जो हमारे देश में मूलतः व्यापार करने आई थी। वो क्या करने के लिए आया था? बिजनेस के तौर पे आया था। वो धीरे धीरे इस देश पर वह शासन करने लगी। यह घटना अचानक नहीं घटी भाई। एक बाइक नहीं कि आया, व्यापार किया और तुरंत सबको गुलाम बना लिया। नहीं, इसमें बहुत लंबा समय लगा, बल्कि इसके पीछे एक विस्तृत घटनाक्रम था। इस प्रक्रिया को समझने का हम प्रयास करेंगे इस अध्याय में। ओके। कक्षा 7 में पढ़ी गई बातों के आधार पर कुछ बताना है, तो ये छोड़िए, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। भारत और यूरोप के बीच व्यापार कैसे शुरू हुआ? भारत और यूरोप के, देखिए यूरोप कहा जाता है। यूरोप इसलिए कहा जाता है कि यूरोप जो महादेश है उसमें कई देश है, उस सभी के साथ भारत व्यापार कर रहा था। ठीक ना। यह भारत से वो व्यापार कर रहा था, इसलिए भारत और यूरोप के देश का नाम ना धा करके यूरोप कहता है। ठीक है, समझिएगा। भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही क्या हो रहा था? व्यापारिक संबंध था। व्यापार कर रहा था भारत से यूरोप वाला। स्थल मार्ग से होने वाले इस व्यापार में अरब सौदागरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। लेकिन व्यापार तो होता था, लेकिन यह व्यापार जो होता था ना, वो क्या चीज़ के माध्यम से होता था? स्थल मार्ग से होता था, जल मार्ग से नहीं था। ठीक ना। वे भारतीय व्यापारियों और कारीगरों से सामान खरीद कर अरब के बाज़ारों में लाते थे। कौन? अरब का जो सौदागर था, व्यापारी, ये इसका भूमिका महत्वपूर्ण था अगर यूरोप में देखा जाए तो। ठीक है। और ये लाते थे जहाँ से यूरोप के व्यापारी उसे खरीद कर अपने देशों के बाज़ारों तक पहुँचाते थे। और यूरोप के व्यापारी जो क्या करता था, खरीद करके अपने देश के बाज़ार में ले जा करके बेचता था। इस तरह के व्यापार से यूरोप के लोगों तक ये सामान पहुँचते पहुँचते काफ़ी महंगे हो जाते थे। अब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट चार्ज में दाम ज़्यादा बढ़ जाता है, समझे। तो ये वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी महंगे हो जाते थे। साथ ही इसी व्यापार में यूरोप के व्यापारियों का मुनाफा भी कम होता था, ज़्यादा फायदा होता नहीं था। अब ज़्यादा फायदा कमाने के चक्कर में रहेगा तो फिर महंगा नहीं बेचा पाएगा, सामान सराहना पड़ जाएगा। 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया था। देखिए, 15वीं शताब्दी में, ये 21वीं चल रहा है, इसमें आसपास में यूरोप के जो व्यापारी सब था ना, वो लाल सागर से होकर के आ रहा था। लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना, समुद्री से नहीं आ रहा था, शुरू किया। लेकिन इसमें उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था लाल सागर से। और उसके बाद जब स्थल मार्ग से आता था तो उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जानेंगे क्या क्या कठिनाई। देखिए, स्थल मार्ग से यूरोप तक माल पहुँचने में समय काफ़ी अधिक लगता था। स्थल मार्ग से, रोड से होकर के सामान पहुंचने में ज़्यादा, यूरोप पहुंचने में समय अधिक लगता था। और रास्ते में लूट जाने का भय सदा बना रहता था। और लूट जाने का भय हमेशा उस सबको बना रहता था। बहुत से स्थलों पर उन्हें चुंगी का मतलब होता है कर, जिसको अंग्रेजी में लोग टैक्स बोलते हैं, भी देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अरब के व्यापारी समूह उनके लिए तमाम तरह के मुश्किलें खड़ी करते थे। अरब के जो व्यापारी का समूह था वो तमाम तरह के मुश्किलें खड़ा करता था। मतलब देखिए, हर जगह कंपटीशन होता है तो वहाँ भी कंपटीशन होगा, है ना। इसलिए यूरोप के व्यापारियों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे एशिया और भारत के लिए एक ऐसे रास्ते का खोज करें, ठीक ना, जिससे वे सारी मुश्किलें क्या हो जाए, दूर हो जाए। बात समझे।
जितने भी मुश्किलें हैं वो सब क्या हो जाए, दूर हो जाए। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये इधर से होते हुए यहाँ भारत तक पहुँचा था, ठीक ना। कौन, तो आपको पता है, वास्को डी गामा। तो ये सब सोचा कि रोक भाई ऐसा नहीं, कोई जगह खोजो, ये सबको मार खाई, टैक्स फैक्स देना पड़ता है, ये सब तंग भी करता है, लूट मार करता है, तो ऐसा नहीं किया जाए, एक ऐसा रास्ता खोजा जाए जिसमें जाए आए तो कोई लूटपाट नहीं करे। आपने कक्षा 7 में पढ़ा कि इस दिशा में सर्वप्रथम सफलता पुर्तगाल के नाविक को ही मिली थी। पुर्तगाल का नाविक जो था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका तक का चक्कर लगाते हुए, देख रहे हैं ना, ये देखिए अफ्रीका, ये अफ्रीका महादेश है, ठीक ना। ये अफ्रीका के पूरे इधर चक्कर लगाते यहाँ तक पहुँचा था। यह 1498 में यह पहुँचा था। यहाँ पे बनता हुआ उत्मासा अंतरिक्ष, जिसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा। वो क्या हुआ कि जो अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ, अफ्रीका में जो उत्मासा अंतरिक्ष था ना, तो उत्मासा अंतरिक्ष जिसको केप ऑफ गुड होप के मार्ग कहा जाता है, तो वहाँ जाकर के उसको लगा कि हम भारत आ गए। तो वहाँ के लोगों से पूछा, ठीक है ना, कि यह नु भारत है, तो कहा कि कहाँ बउआ ई तरह, ये भारत थोड़ी तोरा बा, ठीक ना। तो वहाँ कुछ लोग थे तो वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, अभी हैंगा सीधे चले जाओ, ठीक ना, सीधे जाओगे तब मिलेगा। ये व्यक्ति क्या कर रहा था, केप ऑफ गुड होप यहाँ जो था, यहाँ आकर के यहाँ पूछताछ कर रहा था, खुश हो गया था कि अब हम भारत पहुँच गए। लेकिन लोग कहा बताया, अब वो कोई व्यक्ति था जो इसको बताया कि न रे अभी कहाँ से चला आया, सुनो अभी नहीं आया, सीधे चले जाओ, इससे रास्ता धैले। तो वो बताया और उस तरह से वो सीधे चला गया। तब जा कर के ये कहाँ पहुँचा, कालीकट पहुँचा, ठीक ना। कालीकट बंदरगाह ये जा कर के पहुँचा, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के शासक जो था उस समय, कालीकट का जो शासन करने वाला जो व्यक्ति था वहाँ पे, उसका नाम था जमोरी, ठीक है ना। कालीकट के शासक वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति दे दिया, ठीक ना। वास्को डी गामा भारत से गर्म मसालों को लेकर वापस लौटा, गर्म मसाला को लेकर के वापस लौटा। ठंडा प्रदेश सब था, गर्म मसाला ले जाएगा, मीट को ढक करके रखेगा, या मसालेदार जब बनाने लगेगा तो बहुत टेस्टी हो जाएगा। वापस लौटा, उसे बेचकर यात्रा पर हुए खर्च से देखिए बाप रे बाप 60 गुना लाभ हुआ। जितना ओकर आने जाने में खर्चा हुआ, जो यहाँ से खरीदा, उस सब के काट छाँट के 60 गुना लाभ कमाया। इससे पुर्तगाल के व्यापारी और नाविक बहुत उत्साहित हुए। अब वहाँ का देखा सब कि कहाँ से लाया कि इतना फायदा तोरा हो गया, के मह गया। तो कहा कि हम हेंगा होकर के गए, तो केंगा गया। तो उस तरह से देखा देखी सब चसक गया सब, और धीरे धीरे पुर्तगाली सब आ गया। अब पुर्तगालिया के देखा देखी डच, फ्रेंच और लास्ट में ही इंग्लैंड वह भी आ गया। बात समझे, तो देखेंगे आगे कहानी। उनका भारत आने का सिलसिला शुरू हो गया, देखा पड़ी गया। आगे चलकर पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। अब यहाँ पे कोठी बना दिया कि भाई मान लो सामान खरीदे, तो डायरेक्ट थोड़ी लेकर चल जाएंगे, एक जगह से खरीद के एक जगह कहीं इकट्ठा करो, गोदाम बनाओ, वहाँ इकट्ठा होगा तो यहाँ से नाव में भर करके ले जाया जाएगा। तो अलग अलग जगह पर कालीकट में, गोवा में, दमन और दीव और हुगली के बंदरगाह पर अपना क्या किया कि कोठी बनाया, व्यापारिक कोठी स्थापित किया। उन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास भी किया, किंतु वे सफल नहीं हुआ। हाँ ऐसा नहीं, वो प्रयास भी किया कि रुक जाओ यहाँ पे अगर कहे नहीं है कि लोग के बुर्बक सुर्बक है तो गुलाम बना ले, भोला भाला है, सबको अपने बस में कर दिया जाता, फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा, झंझटे नहीं रहेगा। लेकिन ये सब सफल नहीं हो पाया। आप भारत में मिलने वाले गर्म मसालों की सूची बनेगी, कहाँ कहाँ मिलता है। तो मसालों का प्रदेश तो केरल को कहा जाता है। भारत में पुर्तगाली व्यापारी की सफलता ने यूरोप के दूसरे देशों के व्यापारियों को भी उत्साहित किया। सब सक गया, कहाँ से, अरे माला माल हो गया सब, कहाँ से रे। तो कहा कि यहाँ से, तो ले चल हम रोके, तो न, तो देखा देखी पीछे पीछे चला गया होगा सब, और वे भी उसी रास्ते से भारत आने लगे। रास्ता बना दिया,
इस तरह यूरोप के कई देशों में भारत तथा एशिया के अन्य भागों से व्यापार करने के लिए व्यापारिक कंपनियां स्थापित की गई। इनमें पुर्तगाल के अलावे हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस तथा डेनमार्क कंपनियां प्रमुख थी। ये सब दिलचस्पी लिया, ये सब यूरोपीय राष्ट्र था जो कि क्या हुआ कि भारत में आया और व्यापार किया। ये सब अपने में लड़ झगड़ करके भाग गया। ये ससुरा क्या हुआ ना कि यहाँ पे शासन जमा लिया। आइए देखते हैं आगे। इन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी ने आगे चलकर हमारे देश की बागडोर अपने हाथों में थाम ले ली और इतना ही नहीं, इसने हमारे देश पर करीब 200 वर्षों तक क्या किया, शासन भी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अब देखिए उस सबके तो भगा दिया, अभी अपना कंपनी की स्थापना कैसे किया चलिए देखेंगे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, दिसंबर का महीना ख़त्म होने वाला था, 1600 से 1601 होने वाला था, ठीक ना, कि इंग्लैंड के कुछ व्यापारी ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कहाँ? ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है ना जी, वहाँ पे कंपनी खोला था 31 दिसंबर 1600। इंग्लैंड की जो महारानी वरी एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक ना, उन्होंने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूरब यानी एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया। कहा कि नहीं, दूसर को ना पूरब के देश के साथ व्यापार नहीं करेगा, यही कंपनी करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगा 15 वर्षों तक। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की केवल इसी कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार था, दूसरा कोनो भारत से व्यापार नहीं करेगा, एक अधिकार प्राप्त करवा दिया। इस तरह यह कंपनी भारत से चीज़ें खरीद कर यूरोप में ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी, क्योंकि कंपटीशन नहीं रहा, कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, जैसे खरीदता था, जैसे मन के कैसे खरीदा, और जैसे मन किया तैसे ले जाकर के क्या करता था, वहाँ पे बेचता था, ठीक ना। बताइए, लेकिन जरा सोचिए कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाली अन्य दूसरी यूरोपीय कंपनी नहीं थी? अरे थी। पुर्तगाल तो पहले से ही भारत के साथ व्यापार करके मालामाल हो गया था, लाभान्वित हो रहा था। इंग्लैंड साथ ही हॉलैंड, फ्रांस, इसके साथ ही हॉलैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क जैसे देशों की व्यापारिक कंपनियों के हित भी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराने लगे थे। सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें, जैसे मान लीजिए बारीक सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, सोरा आदि खरीदती थी, ये सब खरीदता था सब कंपनियां बराबर। अब मान लीजिए एक ही चीज़ खरीदेगा तो एक ही चीज़ का वैल्यू वहाँ पे तो समझ रहे ना कम हो जाएगा। यूरोप में सूती कपड़ों का उत्पादन बिल्कुल ही नहीं होता था, सूती कपड़ा का उत्पादन ही नहीं होता था, ठीक है ना। वहाँ सूती कपड़ों का उपयोग गर्मियों में किया जाता था तथा ऊनी कपड़ों के अंदर अस्तर के रूप में जाड़ों में किया जाता था ऊनी का। इससे ऊनी कपड़े पहनने से ज़्यादा मुलायम और आरामदेह हो जाते थे। पूरे यूरोप में भारत के मसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी। अब पूरे यूरोप में भारत के जो मसाला था उसका पूरा मांग था। ठंड प्रदेश होने के कारण, क्योंकि ठंड प्रदेश था, यूरोप के लोगों के भोजन में मांस का उपयोग सब ज़्यादा करता था, काफ़ी होता था, जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या चाहिए जी, मसाला चाहिए ना। मांस को लंबे समय तक उपयोग में लाए जाने योग्य बनाए रखने के लिए इन मसालों का उपयोग किया जाता था। मसाला के उपयोग करके उसको ज़्यादा दिन तक उपयोगी बना के रखता था लोग। जाड़े के मौसम की भयानक सर्दी में केवल इन्हीं साधनों का प्रयोग कर यूरोप के लोग मांस का खा सकते थे। अब देखिए वाणिज्यवाद क्या होता है। वाणिज्यवाद जिसमें लग जाएगा वाद, समझिए उसकी पक्ष की बात कर रहा है। वाणिज्यवाद का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियाँ आती है। लाभ के उद्देश्य से जो आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, व्यापारिक गतिविधियाँ स्थापित कर रहे हैं, वो सब समझ लीजिए वाणिज्यवाद होगा, ठीक ना। इसमें किसी देश की संपदा का अंदाजा उसके पास जमा जो मूल्यवान धातु, सोना चांदी जो भी हो, विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर रहता है। उसके बाद समझिए, अरे कहाँ चला गया, अरे इसी तरह नील का इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए होता था। नील का इस्तेमाल लोग कपड़ा रंगने के लिए करता था। सोर्रा जो था, सोर्रा ये बारूद बनाने के काम में आता था। यूरोप में इन सभी चीज़ों का अभाव था।
और यूरोप में ये सब चीज़ नहीं था। इसके विपरीत यूरोप में उत्पादित बहुत कम ही चीज़ें भारत के लोगों के काम आती थी। इसीलिए यूरोप की कंपनियां मुख्य रूप से सोना और चांदी देकर भारत से सामान खरीदती थी। अब देखिए यहाँ के अंग्रेज के यूरोप के जो वस्तु था ना, तो भारत के लोगों के लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता था। इसीलिए वो जो चीज़ यहाँ महत्व रहता था सोना चांदी दे करके ही यहाँ पे क्या करता था, सब सामान खरीदता था। अधिक से अधिक सामान खरीदने तथा उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इन सभी कंपनियों में होड़ लगी रहती थी, ठीक ना। सब चाहता कि हम ज़्यादा सामान खरीदें, हम ज़्यादा मुनाफा कमाएं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारत के कारीगरों वो छोटे व्यापारियों को होता था। आज सबसे ज़्यादा फायदा जो छोटा व्यापारी और कारीगर था उससे होता था। उस सबको पैसा गाड़िए दे करके क्या करता था कि सामान के दाम एथी कर लेता था और जल्दी बना के देता था। अभी सब देखा, समझिएगा। सोचिए, जो यहाँ के कारीगर था, छोटा व्यापारी था, उस सबको कहता था कि ये वस्तु मेरे को बना करके दो, तो वो जब बना करके वो देता था तो ले जाके बेचता था, ठीक ना। तो जो छोटा कारीगर और व्यापारी था ना, उसको फ़ायदा हो रहा था। फ़ायदा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसको जानते हैं पहले ही क्या करता था, सामान बनाने से पहले ही पैसा दे देता था, उसका तुरंत बिक जाता था। अब सोचा कि ये झंझट कौन बेसाहेगा भाई, पैसा दो तब ये सामान बनाए, तब इंतज़ार करो और तब क्या करो कि इसका माने सामान खरीद करके ले जाओ। क्या करो कि यही जन अपने मतलब शासन जमा लो, यही जन अपने फैक्ट्री खोल लो अच्छे दाम पर। मगर इस ओर का एक और दूसरा पक्ष था, जो कंपनी ज़्यादा वस्तु लेकर यूरोप के बाज़ार में जाती थी उसे ज़्यादा मुनाफा होता था। साथ ही अगर एक ही तरह के वस्तु एक से ज़्यादा कंपनी बेचती थी तो उस वस्तु की कीमत बाज़ार में कम हो जाती थी। इसीलिए ये कंपनियां हमेशा इस प्रयास में रहती थी कि दूसरी कंपनी के मुकाबले से बाहर कर दे, ज़्यादा मुनाफा कमाए तथा बाज़ार पर एक अधिकार प्राप्त करने के होड़ में इन कंपनियों के बीच हिंसात्मक झगड़े भी होने लगे। आजकल की व्यापारी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कमाने के लिए क्या करती है, मर्डर करवा देती है और क्या करती है, प्रचार करवाती है लेकर के हीरोइन से। इन कंपनियों के द्वारा जो माल भारत में खरीदा जाता था उसे जहाज़ों पर लादे जाने तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती थी। यह खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। उस वक्त इस शब्द का अर्थ वस्तुएं बनाने की जगह से न होकर एक ऐसे गोदाम से होता जिसकी किलेबंदी हो सके। उसको किलाबंदी किया जाता था जो दीवारों से घिरा हो और जहां आक्रमणकारी से बचाव हो सके। जहां ये कोठी लगाता था चारों से मोटा दीवार से ऊंचा किला बनवा देता था। इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की भर्ती की जाती थी, जिन्हें यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाती थी। संख्या में कम होने के बावजूद ये सैनिक नियमित ट्रेनिंग की वजह से कई भारतीय राज्यों के सैनिकों के मुकाबले में ज़्यादा दक्ष होते थे। भारतीय सैनिक के मुकाबले में वो सब ज़्यादा दक्ष होता था। जहाँ सामान खरीद करके वो जहाँ रखता था, कोठी बनाता था, वो कोठी को चारों ओर से मोटे दीवार से घिरवा देता था। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज फ्रांस के साथ संघर्ष किया, डच के साथ, पुर्तगाली के साथ, सबके साथ संघर्ष करके अपना ही प्रभुत्व जमा करके रखा। देखिए 18वीं सदी के आरंभ तक, 18वीं शताब्दी जब शुरू हुआ उसके आरंभ तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को उन महत्वपूर्ण स्थलों से हटा दिया। वहाँ से वो हटाने का कोशिश किया जहाँ से उन्होंने एशिया और यूरोप के बीच के व्यापार के लिए स्थापित किए गए थे, ठीक ना। अब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य मुकाबला सीधे रूप से फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो गया। इंग्लैंड व फ्रांस के सरकारें भी अपनी अपनी कंपनियों को इस संघर्ष में पूरा समर्थन करते हुए उन्हें हर संभव सैनिक व आर्थिक मदद देती थी। आप जानते हैं कि उस वक्त भारत में मुगल शासक कमज़ोर हो चुका था। जब ये सब आया था ना, वो घड़ी मुगल शासक कमज़ोर हो गया था, ठीक ना। मुगल शासक कमज़ोर हो गया था। वो बहादुर जफर जो था 1857 की क्रांति में उसका था, तो वो एगो बचल था मरल सड़ल आदमी, ओका से का होगा, कुछ नहीं होगा। उसकी जगह अनेक छोटे वही नहीं था, बहुत लोग था, आगे हम लोग मिल रहा है। छोटे बड़े राज अस्तित्व में आ चुके थे। वे ताकतवर नहीं थे, सब छोटा मोटा था, सब अपना डफल या अपना राग वाला सिस्टम अपनौले था, लेकिन हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करते रहते थे। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा इन कंपनियों ने उठाया, ठीक ना। ये सब आपस में लड़ झगड़ रहा था, ठीक ना।
घर फूटे तो संसार लूटे वाला बात हो गया। इन कंपनियों ने ऐसे राज्यों को प्राप्त करने की चेष्टा की, करों में छूट प्राप्त की तथा उस राज्य में व्यापार के एक अधिकार के बदले में वे इन राज्यों को सैनिक मदद देने का वादा भी करते थे, ठीक ना। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कई जगहों जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियाँ की स्थापित किया था। कौन? इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भी अलग अलग जगहों पर अपना क्या किया, व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर दिया। बात समझे? कंपनी ये क्या किया कि सूरत में मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार इन सब आदि जगहों पर क्या किया कि अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। प्राय इन्हीं जगहों के आसपास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी फैक्ट्रियाँ थी। अब फ्रांस वाला भी उसी के आसपास में फैक्ट्री स्थापित किया था, ओकरे बगल में ये भी कर दिया। इसके अलावे फ्रांसीसी ने पूर्वी तट पर चंद्रनगर, बालासोर और पश्चिमी तट पर माहे में फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर पांडिचेरी, जो वर्तमान पुदुचेरी में था, उस प्रदेश में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो मद्रास में था। उस समय यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में प्रतिद्वंद्विता थी। उस समय भी दोनों में लड़ाई झगड़ा चलता था। यूरोप में जब इन दोनों देशों में संघर्ष आरंभ हुआ तब भारत में इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष भी शुरू हुई। यह शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक से हुई। और यह कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, हुगली नदी के किनारे अंग्रेज की फैक्ट्रियाँ है, बहुत पुराना ये सब दृश्य है। कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा था। कर्नाटक जो था मुगल साम्राज्य का एक सूबा था जो लगभग स्वतंत्र हो चुका था। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य कार्यालय इसी सीमा के काफ़ी करीब था, सन 1740 के आसपास। अब ये नया हिसाब चालू होगा। कर्नाटक के जो नवाब थे, कर्नाटक के नवाब जो है, यह देख कर कि उसके सूबे में फ्रांसीसी की शक्ति बढ़ती जा रही है, देखा क्या रे, हमारे क्षेत्र में ये पावर बढ़ा रहा है अपना, ठीक ना, फैक्ट्री को ज़्यादा बढ़ा रहा है। उनके खिलाफ एक सेना भेजी। इस युद्ध में कर्नाटक की सेना हार गई। कर्नाटक की सेना क्या हुआ? हार गया। इस लड़ाई के परिणाम से ने सिद्ध कर दिया कि एक छोटी सेना भी यदि सैनिकों में अनुशासन हो, उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण व वेतन दिया जाए, उन्हें यूरोप में विकसित नई बंदूकें दी जाए, तो भारतीय सैनिकों को काफ़ी बड़ी सेना को भी हरा सकती है। ये समझ लीजिए कि ये सबको क्या मिल गया? एक पावर मिल गया। ये बेवकूफ़ तैयारियों नहीं किया, इसी तरह से मैंने भेज दिया कर्नाटक में। सन 1750 के आसपास कर्नाटक में उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हो गया कि हम उत्तराधिकारी बनेंगे, हम गद्दी पर बैठेंगे, तो हम गद्दी पर बैठेंगे, जिसमें फ्रांसीसी एवं अंग्रेज कंपनियां आमने सामने आ गई। इसमें अंग्रेज कंपनी अपनी पसंद के व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाने में सफल रही। अंग्रेज जो था ना, वो अपने जो मेरे अनुसार चले, समझे, मतलब कि हम जैसे कहे तैसे चले, वैसे किसी को क्या करने के लिए, नवाब, कर्नाटक का नवाब बनाने के लिए मैंने लग गया। और फ्रांसीसी को एक बड़ा झटका लगा। अंग्रेज और बंगाल, अब अंग्रेज और बंगाल के बारे में जानेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय। बड़ा वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं, इसके बाद कहानी आपको जरूर मिलेगा, ठीक है।